अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल के एक और नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, पिछले 6-7 सालों से तुर्की के तारीखी ड्रामे हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। दिरुलिश अर्तुगरुल से शुरू होने वाला ये सफ़र कुरेलिश उस्मान से लेकर तकरीबन 1 दर्जन तारीखी ड्रामों से होता हुआ अब सलाहुद्दीन अय्यूबी को साथ लेकर जारी है। और इस वक्त पे 3 तारीखी ड्रामे ऑन एयर हो रहे हैं, जिनमें कुरेलिश उस्मान, सलाहुद्दीन अय्यूबी और मौलाना जलालुद्दीन रूमी शामिल हैं। और इन ड्रामों ने किसी न किसी सूरत में हम में से हर एक की ज़िंदगी पर कुछ न कुछ असर डाला है। और जैसा कि आजकल फ़लस्तीन और किबला अव्वल का इशू दुनिया भर में गर्म है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस जंग की तवालत से तंग आकर इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट मत छोड़िएगा। क्या मालूम कि हमारा यही वाला अमल और यही जज्बा कल मैदान हशर में हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो की, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे के बारे में है। और इसकी अगली किस्त, जो कि शर्तिया इंतहाई धमाकेदार होने वाली है, इस पर बात करेंगे कि मैं ऐसा दावा कैसे कर रही हूँ। इसके अलावा पिछली किस्त पर कुछ तबसरा होगा उन नाजरीन के लिए जो इन तारीखी ड्रामों के एपिसोड्स पर मेरा तबसरा शौक से देखते हैं। इसके अलावा जो तब्दीलियाँ इस ड्रामे में हुई हैं या होने वाली हैं, उन पर भी बात होगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और नाजरीन इकराम, मैं वीडियो का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगी कि बेहतर रहेगा अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पगड़ी में दिखाया जाए, क्योंकि पगड़ी के बगैर इस किरदार का रोब और दबदबा शो नहीं हो पा रहा। यही शिकायत हमें कुरेलिश उस्मान के मामले में थी और अब यही शिकायत हमें इस ड्रामे में भी हो रही है। और सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार नहीं, इसी तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भी सिर्फ पहली 2 किस्तों में सुल्तान वाली पगड़ी के साथ दिखाया गया और इसके बाद अब इसे नंगे सर ही दिखाया जाता है। तारीखी ड्रामों में इन छोटी छोटी चीज़ों की एक अपनी अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर दिरुलिश अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाजी के सर पर आल्प्स वाली टोपी हुआ करती थी जब तक वो आल्प थे, और फिर जब वो काई कबीले के सरदार बने तो फिर उनके सर पर पगड़ी हुआ करती थी। ठीक है, कभी कभी वो बगैर पगड़ी के भी नजर आ जाया करते थे, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं हुआ करता था, क्योंकि कुरेलिश उस्मान और सलाहुद्दीन अय्यूबी में दोनों हीरोज को अक्सर पगड़ी के बगैर ही दिखाया जा रहा है। आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नाजरीन इकराम, इसके बाद अगर पिछली किस्त की बात करें तो बड़ी बेहतरीन किस्त रही थी, यानी कि हर सीन थ्रिलर था। ख़ास तौर पर उस किस्त के ट्रेट अब्दुर्रहमान गाजी और इब्राहिम बलबन की एंट्री थी। अब्दुर्रहमान यानी जलाल की जब कुरेलिश उस्मान में शहादत दिखा दी गई और उनका किरदार ख़त्म हो गया, तो मुझे उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका ताउन से बनने वाले ड्रामे तुर्क लाला में आएंगे। लेकिन उस ड्रामे का आइडिया या तो डब्बों में बंद होकर रह गया है या फिर उस ड्रामे को मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि उसके बारे में कोई खैर खबर नहीं। तो जलाल को अब कई सालों बाद एक और तारीखी ड्रामे में देखकर इंतहाई खुशी हो रही है। और दूसरी खुशी इब्राहिम बलबन को देखकर हुई, क्योंकि ओयनिश ब्यूक सल्जूकलो के बाद मुझे उम्मीद थी कि अल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो में भी इब्राहिम बलबन होंगे, लेकिन उस ड्रामे में बिल्कुल ही नए अदाकार थे जो अल्परसलान के आल्प्स थे। और दास्तान ड्रामे का यमान भी इस सीरीज का हिस्सा बन चुका है, लेकिन दाढ़ी के बगैर इस किरदार का कोई भी रोब और दबदबा नहीं लग रहा। बेहतर था अगर ये दाढ़ी के साथ आता। उधर सुरैया के किरदार की तरफ से एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट ये देखने में आई कि सुरैया, जो कि अपने वालिद की तरफ से परेशान है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस मिशन में हम कदम हो चुकी है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि खुद अपने वालिद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ से किए गए गलत फैसलों की वजह से परेशान है। तो यानी कि वो 2 किरदार आपस में मिल गए हैं जो कि दोनों अपने वालिद ही की तरफ से परेशान हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर सुरैया अपना घर छोड़ चुकी है तो किसी रिश्ते के बगैर इसका सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ दिन रात रहना ये ड्रामा देखने वाले नाजरीन को अच्छा पैगाम नहीं देगा। और ये चीज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार की शान के खिलाफ है कि यह दिखाया जाए कि एक गैर महरम औरत अपना घर बार छोड़कर किसी रिश्ते के बगैर इनके साथ रहती रही। नसीरुद्दीन का किरदार मद्दाहों के गुस्से और नफरत का मरकज बन चुका है, और मद्दाहों को गुस्सा इस बात पर भी आ रहा है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक कमजोर सुल्तान क्यों दिखाया जा रहा है, जो कि ना तो ग्रेगोर के कुछ लोगों को कत्ल कर सकता है और ना ही एक सल्तनत का सुल्तान होकर भी अपने कैदी वापस ले सकता है। और हम जानते हैं कि इसकी वजह नसीरुद्दीन और अमीर रेहानी है, जिनकी साजिशें देख देख कर मद्दाहों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन नाजरीन इकराम, अब जो विलन आने वाला है उसे देखकर तो हमारा ये गुस्सा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रशीदुद्दीन सिनान, जो कि उस दौर में हशाशीन का सरदार था, तो इसकी एंट्री होने वाली है। और आप में से जिन मद्दाहों ने दिरुलिश अर्तुगरुल देख रखा है वो जानते हैं, यानी कि उन्हें खूब याद होगा कि उसके सीजन 2 में नोयान और तूतकीन आपस में कितने सख्त दुश्मन थे। तो यानी कि अब फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी में
नोयान और तूतकिन की लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन अब की बार इनके किरदार मुख्तलिफ हैं और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास मौका है कि वो नोयान से तूतकिन के कत्ल का इंतकाम ले ले। और ट्रेलर देखकर अंदाजा हो गया है कि एमरे कोनक रशीदुद्दीन सिनान के किरदार की जबरदस्त किस्म की एंट्री करवाने लगे हैं और यह सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतहाई खतरनाक दुश्मन साबित होगा, क्योंकि रशीदुद्दीन सिनान, जिसे शेखुल जबल भी कहा जाता है, हशाशीन का सरदार और इस्लामी तारीख का एक पुरस्कार किरदार है जिसकी अहमियत हसन सब्बा से बिल्कुल भी कम नहीं। और नाज़रीन इकराम, तारीख में शियों के कई फितने थे जिनका नुकसान इस उम्मत को उठाना पड़ा। इनमें करामता, जिन्हें हम एल परसलान के सीजन 1 में देख चुके हैं, और बुवैही फितने को एल परसलान के सीजन 2 में देखा, जबकि बातनी या हशाशीन को हम ओयनिश बुयुक सल्जुकलों के बाद अब सलाहुद्दीन अय्यूबी में फिर से देखेंगे। तो ये वो फितने थे जो कि आज भी कई और नामों से मौजूद हैं और इन पर मेरी ये वीडियो मौजूद है। आप लोग तारीखी और मुस्तनद हवालों के साथ बनाई गई मेरी ये वीडियो देखकर इन तमाम फितनों के बारे में बहुत से खुफिया हकायक जान जाएंगे। और हशाशीन को अब जिस दौर में दिखाया जा रहा है, तो इस हवाले से एक अहम बात आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये ईसाइयों और मुसलमानों दोनों के इकट्ठे दुश्मन थे। खास तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तो इन्होंने 8 या 12 कातिलाना हमले किए। इसके अलावा इन्होंने कॉनरेड ऑफ मॉन्फर्ट नाम के एक बादशाह को कत्ल किया, जो कि यरूशलेम की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए बादशाह बना था। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी हशाशीन और रशीदुद्दीन सिनान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन इस दौरान भी अजीब वाकयात हुए। और अगर आप रशीदुद्दीन सिनान के बारे में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त की रेटिंग काफ़ी कम रही, जिसकी कई किस्म की वजूहात बताई जा रही हैं कि एमरे कोनक इस बार अच्छा ड्रामा नहीं पेश कर सका, या फिर एल परसलान की स्टोरी नाम बदल कर दिखाई जा रही है, या फिर ये कि लीड एक्टर अच्छा नहीं। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी इसका इल्ज़ाम डाला जा रहा है। वैसे मैं अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक पर तबसरा नहीं करती, लेकिन यहाँ मैं इस हवाले से ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा शुरू हुआ, तब मदाहों की तरफ से ये एतराज़ हो रहा था कि ऐसा लगता है कि ओयनिश बुयुक सल्जुकलो और एल परसलान के बैकग्राउंड म्यूजिक को मिक्स करके सलाहुद्दीन अय्यूबी का म्यूजिक बना दिया गया है। जिसके बाद एमरे कोनक ने एक और म्यूजिक कंपोजर को हायर किया जिसका नाम यिल्दिराय गुरगन था। लेकिन अब इस पर भी एतराज़ किया जा रहा है कि ये कैसा बकवास म्यूजिक बना है। तो अब बताएं कि बेचारा एमरे कोनक कहाँ जाए। और याद करें कि शुरू में तो लोगों ने ओयनिश बुयुक सल्जुकलो के म्यूजिक पर भी एतराज़ किया था, जो कि बातुहान फिरात ने कंपोज किया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि उसी को हायर कर लेते। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम कहीं खुश रह सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।